हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के शर्मा और मेरे चैनल का नाम है लर्न टू डू कोडिंग। मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी सिखाऊंगा और आज इसका लेक्चर 1 है और मेरे टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। आज भारत में लगभग हर बोर्ड में और हर यूनिवर्सिटी में जो कंप्यूटर कोर्स सिखाए जाते हैं उनमें एक सब्जेक्ट सी लैंग्वेज का भी ज़रूर होता है और सी लैंग्वेज सीखने में काफ़ी मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को। लेकिन मैं जो वीडियोस की एक पूरी सीरीज़ लेके आपके लिए आ रहा हूँ, अगर आप मेरी इन वीडियोस को लगातार देखते हैं और उसमें दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सी लैंग्वेज को बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। मेरी इन वीडियोस में मैं आपको सी से रिलेटेड जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो भी स्क्रीन पर शो करूँगा और उनके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ये वही नोट्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, किसी भी तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वो लगभग इन्हीं नोट्स में से आएंगे। तो आप ये सभी वीडियोस लगातार लेक्चर बाय लेक्चर देखते रहें और मेरा चैनल जिसका नाम है लर्न टू डू कोडिंग, इसको सब्सक्राइब कर दें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक भी ज़रूर कर दें। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी मैंने पिछले पेज पे बात की कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असल में होती क्या है? जैसे कि कोई नॉर्मल लैंग्वेज होती है, जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो उसमें आप सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर वर्ड्स बनाना सीखते हैं, फिर सेंटेंस, पैराग्राफ, स्टोरी। उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, सी हो, जावा हो या कोई और हो, उसमें आपको उस लैंग्वेज की सभी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं सीखनी होती हैं। तो एक इसकी सिंपल सी डेफिनीशन है, सिस्टमैटिक नोटेशंस फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ कंप्यूटेशन स्टेप्स आर रेफर टू एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस इज यूज टू सॉल्व अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम से मतलब है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसे कंप्यूटर की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है, वो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रोग्राम, प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग। ये क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर की आईक्यू क्या होती है। असल में कंप्यूटर की आईक्यू 0 मानी जाती है। कंप्यूटर सिंपली एक मशीन है। द कंप्यूटर डज नॉट हैव ए माइंड ऑफ इट्स ओन। इट परफॉर्म्स ए सर्टेन फंक्शन एट ए वेरी फास्ट स्पीड बट कैन नॉट टेक एनी डिसीजंस ऑफ इट्स ओन। यानी कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना हो कंप्यूटर को बहुत तेज़ स्पीड से कर सकता है। आज की तारीख में अगर ह्यूमन बींग से कंपेयर किया जाए तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से कोई भी काम करता है, लेकिन अपना खुद का डिसीजन वो नहीं ले पाता। तो डिसीजन वो कैसे लेता है? अ कंप्यूटर एक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स फेड इनटू इट। यानी जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर में फीड किए गए हैं उनमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शन को वह सिंपली फॉलो करता है। इस तरीके से वो डिसीजन लेता है, अपना खुद का कोई डिसीजन वह कभी नहीं लेता। आगे बढ़ते हैं। तो एक डेफिनेशन निकल के आती है यहाँ पर प्रोग्राम की, अ स्पेसिफिकेशन ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ कंप्यूटेशन स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इन ए पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रेफर टू एज ए प्रोग्राम। यानी जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे, सी में प्रोग्राम बनाएंगे हम, तो उसमें जो भी हमारे स्टेप्स हैं उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हमें क्रिएट करना होगा और ये सीक्वेंस ही कंप्यूटर को बताएगा कि क्या करना है। तो वही है प्रोग्राम। द टास्क ऑफ डेवलपिंग प्रोग्राम्स फॉर द सोल्यूशन ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इज रेफर्ड टू एज प्रोग्रामिंग। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि अगर आप कंप्यूटर पे प्रोग्राम बना रहे हैं और कोई आपसे आके पूछे कि भाई क्या कर रहे हो, तो सिंपली आप कहेंगे कि मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। तीसरी डेफिनेशन है, अ पर्सन हु डेवलप प्रोग्राम्स इज रेफर्ड टू एज ए प्रोग्रामर। यदि आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप प्रोग्रामर हैं। 9th स्टैंडर्ड का कोई स्टूडेंट यदि सी में प्रोग्राम बना रहा है तो वो भी प्रोग्रामर। कोई टीचर अगर प्रोग्राम बना रहा है तो वो भी प्रोग्रामर। किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में तो प्रोग्रामर नाम की पोस्ट होती ही है, सुना होगा आपने, तो वो सब भी प्रोग्रामर्स हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक्चुअली देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलो इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट सिस्टम प्रोग्राम्स। System programs are designed to make the computer easier to use.
यानी दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, सिस्टम प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो सिस्टम प्रोग्राम जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है तो इसको भी किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिज़ाइन किया गया होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर में आपने देखा होगा, जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, और जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर हैं वो उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। पूरा कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में होता है, और हम यूज़र जो हैं केवल इंस्ट्रक्शन देते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो फंक्शन परफॉर्म करता है। तो टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम द प्रोग्रामर नीड्स इंस्ट्रक्शंस टू कंट्रोल द कंप्यूटर सर्किटरी, दैट इज़ द हार्डवेयर पार्ट। यानी इसमें इस तरह की इंस्ट्रक्शन होती हैं जो हार्डवेयर पार्ट, रैम, रोम, CPU रजिस्टर और भी बहुत सारी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम OS का होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्ट्रक्शन दैट मूव डेटा फ्रॉम वन लोकेशन ऑफ रैम टू ए रजिस्टर ऑफ द प्रोसेसर। रैम, रजिस्टर, ये सब चीज़ें अगर आपने सुनी हो तो इस तरह से डेटा का ट्रांसफ़र करना, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अभी हम इनमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज टू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज इन्वेंट्री कंट्रोल, पेरोल प्रोसेसिंग एटसेट्रा। इन्वेंट्री कंट्रोल, पेरोल प्रोसेसिंग, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या किसी बैंक का सॉफ्टवेयर है, LIC का सॉफ्टवेयर है, पोस्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, या किसी रोडवेज़ में बस का पास बनाने का जो प्रोग्राम होता है, ये सब एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। टू राइट प्रोग्राम फॉर दीज एप्लीकेशन द प्रोग्रामर डज नॉट नीड टू कंट्रोल द बेसिक सर्किट ऑफ ए कंप्यूटर। यानी हमें ज़्यादा बेसिक सर्किट में जाने की ज़रूरत नहीं है कि रैम से हम रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इस तरह की इंस्ट्रक्शन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत ईजिली ये प्रोग्राम बना सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सिस्टम प्रोग्राम्स। Instead, the programmer needs instruction that make it easy to input data, do calculations, produce output, and store and retrieve data. यानी कि डेटा इनपुट करना, आउटपुट दिखाना, कैलकुलेशन करना, स्टोर करना, ये सब सिंपल ऑपरेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेयर डज सी स्टैंड्स, यानी सी कहाँ स्टैंड करती है? सी एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? इस पॉइंट को समझते हैं। तो देखो, सी इज़ यूजफुल फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एक्सेट्रा। Simultaneously, it is equally powerful in writing application software such as major commercial, text and database programming applications. यानी इसमें दोनों तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा सकते हैं। सी पहली लैंग्वेज थी जिनमें दोनों तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा सकते थे। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑफन कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज। ये रीज़न है कि हम इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कह देते हैं। आगे चलते हैं। हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ सी, यानी सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, कैसे ये डेवलप हुई, क्यों डेवलप हुई, इस पॉइंट को समझते हैं। इन 1960s, यानी कि 1960 के दशक में, देयर वर मैनी कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। बहुत सारी लैंग्वेज होती थी, अलग अलग पर्पस से यूज़ होती थी। फॉर एग्जाम्पल, कोबोल वाज बीइंग यूज्ड फॉर कमर्शियल एप्लीकेशंस, फोर्टान फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस एंड सो ऑन। यानी अलग अलग तरह की एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज हुआ करती थी। At this stage, people started thinking, why not use only one language which can program all possible applications? यानी उस समय जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स थे या फिर हार्डवेयर इंजीनियर थे, उन सब ने डिसाइड किया कि कोई एक ऐसी लैंग्वेज बनाए जिसमें हर तरह की एप्लीकेशन डेवलप की जा सके, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें इतनी सारी लैंग्वेज ना सीखनी पड़े। Therefore, an international committee was set up to develop such a language. एक इंटरनेशनल कमेटी बनाई गई। दिस कमेटी केम आउट विद ए लैंग्वेज कॉल्ड एल्गोल 60। मतलब उस कमेटी ने डेवलपमेंट शुरू किया। सबसे पहली लैंग्वेज जो निकल के आई उन्होंने बनाई वो थी एल्गोल 60। हाउएवर, एल्गोल 60 नेवर रियली बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स एब्स्ट्रैक्टनेस एंड जनरलिटी, एंड ए न्यू लैंग्वेज कॉल्ड CPL वाज डेवलप्ड। यानी एल्गोल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लैंग्वेज बन तो गई लेकिन एब्स्ट्रैक्टनेस और जनरलिटी, इसी तरह की और भी प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर एक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज CPL बनाई गई।
However, CPL turned out to be so big that it was difficult to learn and implement. यानी इस लैंग्वेज में जो चाहते थे वो सब पॉसिबिलिटीज़ आ गई, लेकिन इस लैंग्वेज का साइज़ इतना बड़ा हो गया कि इसे सीखना या कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो गई। फिर डेवलपमेंट आगे बढ़ा, एक नई लैंग्वेज बनी, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे डेवलप किया था मार्टिन रिचार्ड ने, एम्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय ब्रिंगिंग CPL डाउन टू इट्स बेसिक गुड फीचर्स। यानी CPL के जो अच्छे फीचर थे केवल उन्हें ब्रिंक यानी कि इस लैंग्वेज में लाने की उन्होंने कोशिश की। इनका नाम था मार्टिन रिचार्ड्स, बट अनफॉर्चुनेटली इट टर्न आउट टू बी टू लेस पावरफुल। लेकिन उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो कम हो, लेस पावरफुल रह गई ये लैंग्वेज। फिर कैन थॉमसन एट AT&T's बेल लैब्स, AT&T नाम की एक बेल लैब है USA में, वहाँ उन्होंने एक नई लैंग्वेज बनाई और उसका नाम रखा BCPL के फर्स्ट लेटर से B, यानी B नाम की लैंग्वेज बनाई। बट लाइक BCPL, B टू टर्न आउट टू बी वेरी स्पेसिफिक। BCPL की तरह B भी बहुत स्पेसिफिक फीचर ही इसमें अवेलेबल थे, इसलिए ये भी आउट हो गए। फिर डेनिस मार्टिन रिची inherited the features of B and BCPL, added some features of its own and developed C language, second letter of BCPL। यानी B की कॉम्पैक्टनेस और BCPL के जो फीचर्स थे, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर उसमें उन्होंने इम्प्लीमेंट किए और एक नई लैंग्वेज बन गई C। और ये इतनी पावरफुल लैंग्वेज बनी कि इसमें सिस्टम प्रोग्राम्स भी बनने लगे और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी बनने लगे। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। अब C लैंग्वेज में क्या क्या फ़ीचर हैं उन्हें हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये सब वही फ़ीचर हैं जिनके बारे में हम एक एक वीडियो देखेंगे और इन सभी कंसेप्ट को सीखेंगे। तो पहला है जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C was originally developed for system programming but is also used for application programming. Thus we can say that C is a general purpose programming language। मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं और जनरल पर्पज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरह के प्रोग्राम बन सकते हैं। स्ट्रक्चर, C provides the fundamental flow control constructs required for well structured programs। यानी कि इसमें बहुत सारे फ्लो कंट्रोल हैं जिनकी हेल्प से प्रोग्राम करना काफ़ी इजी हो जाता है। बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम यहाँ क्रिएट होते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ कीवर्ड्स, देयर आर ओनली 32 कीवर्ड इन C। द स्ट्रेंथ ऑफ C लाइज इन इट्स इन बिल्ट फंक्शंस। यानी केवल 32 कीवर्ड हैं, किसी और लैंग्वेज में बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड ही हैं जो पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें सीखने होते हैं। तो इस वजह से इसे हम एक छोटी लैंग्वेज कह सकते हैं जिसे बहुत जल्दी सीखा जा सकता है। कोड रीयूजेबिलिटी, beside the standard C function library, a programmer can easily create his own function and use them over and over again in different applications। यानी कि बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन इसके अंदर होते हैं, तो इसलिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C में प्रोग्राम डेवलप करना, एप्लीकेशन डेवलप करना काफ़ी ईजी हो जाता है। एबिलिटी टू एक्सटेंड इटसेल्फ, वी कैन कंटिन्यूसली ऐड आवर ओन फंक्शन टू द C लाइब्रेरी। यानी जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं वो तो हैं ही, हम अपने फंक्शन बना कर भी इसमें स्टोर कर सकते हैं और फिर फ्यूचर में जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे उनमें उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अपने आप को एक्सटेंड करने की भी फैसिलिटी देती है। मॉड्यूलरिटी, वी कैन ब्रेक डाउन द प्रोग्राम कोड इनटू फंक्शनल यूनिट्स, डेवलप इंडिपेंडेंट कोड्स एंड देन इंटीग्रेट दैम टू मेक ए कंप्लीट एप्लीकेशन। यानी कि हम ऐसे छोटे छोटे फंक्शन या फंक्शनल यूनिट्स बना सकते हैं, उन्हें इंडिपेंडेंटली डेवलप करके फिर दूसरे प्रोग्राम में उन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी कि कोई एक हमने प्रोग्राम बनाया, उन्हें अलग अलग सॉफ्टवेयर में आप यूज़ कर सकते हैं। यही बेनिफिट है मॉड्यूलरिटी। पोर्टेबिलिटी, C programs written for one hardware or operating system can be executed on another with little or no modification। यानी कि सपोज कोई यहाँ पर कंप्यूटर है जिसमें मैसेंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, एक दूसरा है जिसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, तो क्या यूनिक्स पे बनाए प्रोग्राम मैसेंटोश में रन हो जाएंगे? तो यस हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें बहुत लिटिल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी पोर्टेबिलिटी होती है C प्रोग्राम। कुछ और फीचर हैं, पॉइंटर्स हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। ये C लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोर्शन माना जाता है, लेकिन मैं आपको लगातार वीडियो देखते रहना, आपको सब इजी लगेगा, आप इजीली इन्हें सीख जाएंगे। न्यूमरस डेटा टाइप्स विथ क्वालिफायर टाइप कन्वर्जन, यानी बहुत सारे डेटा टाइप हैं अलग अलग विथ के, क्वालिफायर्स की फैसिलिटी है। टाइप कन्वर्जन भी एक टॉपिक है, एरेज का टॉपिक है। इट हैज़ लार्ज लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन, बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। लो लेवल प्रोग्रामिंग, यानी जो सिस्टम प्रोग्राम अगर आपको बनाने हैं तो लो लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। फाइल हैंडलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा को फाइल में स्टोर करने से रिलेटेड जो कोडिंग होती है वो है फाइल हैंडलिंग, वो भी आप कर सकते हैं। आप समझ लेते हैं कि हम C लैंग्वेज में कौन कौन से कंपाइलर अवेलेबल हैं, किसे यूज़ करेंगे।
तो देखो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव रिटन एंड इम्प्लीमेंटेड कंपाइलर्स फॉर सी लैंग्वेज। इवन फॉर द सेम कंप्यूटर देयर में बी सेवरल कंपाइलर्स, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। यानी अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग सी के कंपाइलर बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर IBM PC, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर, वी हैव माइक्रोसॉफ्ट सी कंपाइलर एंड क्विक सी कंपाइलर। IBM कंप्यूटर्स के लिए दो कंपाइलर हैं, बोथ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। टर्बो सी फ्रॉम बॉर्डलैंड इंटरनेशनल। Similarly, for machine running Unix operating system, we have another compiler named ANSI-C, American National Standard Institute। तो ये सब कंपाइलर हैं। कुछ और कंपाइलर हैं, लैटिस सी, एस्टेक सी एंड लाइट स्पीड सी। तो देयर में बी ओनली लिटिल डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट कंपाइलर्स ऑफ सी। मतलब सभी कंपाइलर में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रोग्राम को रन करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत ही लिटिल डिफरेंस होता है। तो किसी एक कंपाइलर में अगर आपने प्रोग्राम बनाना सीख लिया तो दूसरे में भी आप उसे इजीली डेवलप कर सकते हैं। वी विल यूज़ टर्बो सी कंपाइलर इन दीज वीडियोज़। ये जो पूरी वीडियोज़ की सीरीज़ में बना रहा हूँ आपके लिए, उसमें हम टर्बो सी कंपाइलर यूज़ करेंगे। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप भी अपने कंप्यूटर पे टर्बो सी कंपाइलर इंस्टॉल कर लें। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी या स्कूल्स में टर्बो सी में ही सी के प्रोग्राम डेवलप करना सिखाया जाता है, तो यही बेटर रहेगा। इसी में मैं आपको आगे सिखाऊँगा। तो यहाँ पर आज का ये लेक्चर फिनिश होता है। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल का नाम है लर्न टू डू कोडिंग, इसे आप सब्सक्राइब कर लें। सभी लेक्चर्स या सभी वीडियोस लगातार देखते रहें। और आगे मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं कराऊंगा, बस फॉर्मेट ऑफ सी प्रोग्राम के फॉर्मेट पर हम पहुंच जाएंगे और सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा प्रोग्राम बनाना सीखेंगे और सारे कंसेप्ट यहाँ पे सीखेंगे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।